हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजीव शर्मा। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 3 है ये, क्लास 8th की साइंस की डीएवी की बुक का। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पार्ट है वो है सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो पार्ट देख लें, फर्स्ट पार्ट, जिससे आपको ये वाली वीडियो अच्छी समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट पहले आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं बोर्ड के डीएवी बोर्ड के कुछ सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको बोर्ड में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प मिलेगी। उन वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो उम्मीद है आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो समझेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज समझी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। हमें ज़रूर बताएं कि आपको फर्स्ट वीडियो कैसी लगी। आज हम समझेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले तो हम ये समझें कि क्या मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। हाँ, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं अपनी डेली लाइफ का। क्या सच में मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं? आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आपके घर में लोहा है और वो ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, या आपने देखा होगा कि दरवाजे जो होते हैं अगर वो लोहे के बने हैं तो उन पर धीरे धीरे जंग लगने लगती है, यानी वो वहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन होने लगती है। जंग लगने को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन से रिएक्शन करती है, जिससे वो उसकी ऊपर की जो लेयर है वो रिएक्ट कर जाती है और फिर वो रस्ट बन जाती है, जो कि झड़ने लगती है, जिससे आयरन डैमेज होने लगता है। तो एक लाइव एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। आज की जो एक्टिविटी है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मेटल्स की। एक तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हाँ, मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। एक आपको मैं लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। अगर आपके टीचर करवा पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज आप समझ लीजिएगा। क्या है कि एक मेटल होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये एक मेटल है और ये वाला मेटल्स आपको लेबोरेटरी में आपके स्कूल में मिल भी जाएगा। अगर आप कहेंगे टीचर से तो शायद आपको वो दे भी दें, या आपको एक्सपेरिमेंट वो करके दिखा दें। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मैग्नीशियम से हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कैसे करवा सकते हैं। मैग्नीशियम की अगर हम एक रिबन लें, एक हम उसका पीस लें और उसको बर्नर पे रखें तो वो जलने लगता है। जी हाँ, मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आप उसे बर्नर पर रखेंगे, जलती हुई लौ पे रखेंगे तो वो जलने लगता है। और उसके बाद मैग्नीशियम जलेगा तो एक वाइट पाउडर बनाता है। ये जो उसका पाउडर जो बनेगा, जैसे अगर मैग्नीशियम है, अगर आप इसको जलाओगे, ये जलेगा तो यहाँ पर एक वाइट पाउडर बनेगा। वाइट पाउडर, क्या समझे? मैग्नीशियम एक मेटल होता है, अगर हम उसको जलाएं तो वाइट पाउडर बनाता है वो। अब जो वाइट पाउडर होता है उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है वाइट पाउडर का? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये नाम होता है वाइट पाउडर का। मीन क्या हुआ कि मैग्नीशियम को आपने अगर बर्न किया तो वो ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो O2 लिखोगे और ये बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपने अभी तक शायद सीखा हो कि ये जो रिएक्शन है ना, ये बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस क्यों नहीं है? बैलेंस ये इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो हैं 2, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो है सिंगल, यहाँ पे है 1। आपको LHS यानी रिएक्शन के जो एरो है ना, उसके इधर और एरो के उधर, ये एटम्स को आपको बैलेंस करना होता है। यानी जितने इधर होंगे उतने ही RHS में होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। ये जो भी कंपाउंड्स होंगे उनके आप आगे ही लगा सकते हैं। ये जो भी मॉलिक्यूल होंगे, जो भी एटम्स होंगे, उनके आप आगे ही लगा सकते हैं। अगर आपने आगे 2 लगाया
तो ऑक्सीजन तो हो गए 2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन पे भी 2 माना जाएगा और मैग्नीशियम पे भी 2 माना जाएगा। तो ऑक्सीजन तो हो गए 2, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गए। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, ओनली सिंगल, तो आपको यहाँ पे भी 2 लगाना है। अब ये जो रिएक्शन है वो है बैलेंस रिएक्शन। बात समझ में आई ना कुछ। अब देखो इधर भी मैग्नीशियम 2, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये इस वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को बर्न किया एयर की प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और एक पाउडर बनेगा जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आप चाहो तो आप टीचर से रिक्वेस्ट करिएगा तो आपको दिखा भी देंगे कि हाँ वो व्हाइट कलर का होता है। ओके, ये वाली जो रिएक्शन बनेगी। बात कुछ समझ में आई। आगे का टॉपिक ये है कि अगर ये जो व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान रखना मैं अगेन एंड अगेन इसीलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। अब ये जो व्हाइट पाउडर है अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप ये जो व्हाइट पाउडर है MgO इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात समझ में आई। क्या ये बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है। अब ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें इनको आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम इधर कितने हैं 1, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे 2 लगा हुआ है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर देखो एरो से, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर 2 लगा हुआ है तो यानी ये हाइड्रोजन पे माना जाएगा। यू नो ब्रैकेट है ना ये, तो अगर 2 लगा हुआ है तो यानी OH का होल ट्वाइस है, यानी O भी ट्वाइस है और हाइड्रोजन भी ट्वाइस है। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं 1 और 2, ऑक्सीजन भी इधर 2 है, यानी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। टॉपिक ये है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसका नेचर क्या होता है। अब नेचर की बात क्या हुई, ऐसा है हमने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब वो सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन जो बनेगा क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, इसके लिए हम पीएच पेपर का यूज कर। मैं आपको पीएच पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर पीएच पेपर को अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाता है, और अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू से रेड हो जाता है। अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, रेड डालोगे तो रेड ही रहेगा न्यूट्रल में, अगर ब्लू डालोगे तो ब्लू रहेगा। अब मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन दिया आपके टीचर ने और आपने उसमें पीएच पेपर डाला, अब वहां पे पीएच पेपर जो है रेड से ब्लू हो गया, तो आप उसमें क्या कह सकते हैं, आप कहोगे ना कि बेसिक है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में ही पीएच पेपर रेड से ब्लू हो जाता है। अब हम इसमें अगर ये जो सॉल्यूशन जो बना, इस सॉल्यूशन में अगर हम पीएच पेपर डालेंगे रेड तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। क्या बात समझ में आई, वो बेसिक है। क्लियर है ना टॉपिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। टॉपिक क्लियर है ना। ये एक्टिविटी 5 है आपकी, आप चैप्टर में भी एक बार पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना। अब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुरंत रिएक्शन करने लगते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, इसीलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ध्यान रखना, देखिए आयरन है, आयरन एक्सपोज रहेगा एयर में, लेकिन वो देर से रिएक्शन करेगा, वो दिनों में रिएक्शन करेगा, वो सडन रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। इसका रीज़न क्या है, सोडियम पोटेशियम जो मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर और दोनों में रिएक्शन करेगा क्योंकि वो और कम रिएक्टिव मेटल है। देखिए एक और बात जरा समझिएगा, अगर हम आयरन पीस को ऐसे जलाएंगे, मैग्नीशियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, आप आयरन पीस को जलाओगे तो आयरन नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम से। अगर आप मैग्नीशियम जलाओगे तो तुरंत जलने लगेगा। तो ये डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो देर से करेंगे या वो बहुत ज़्यादा दिनों में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। ये सालों साल एयर से रिएक्शन नहीं करते,
समझ में आया नहीं आया? इसीलिए गोल्ड के जो ज्वेलरी होती है वो काफी टाइम तक उनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनिंग करती रहती है, यानी वो लश्रस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस होता है, उनकी जो अपर लेयर होती है मेटल्स की, वो रिएक्शन नहीं करती। क्लियर है ना टॉपिक? समझ में आ रहा है ना? जितना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्या माइंड से जा रहा है, क्या सिर के ऊपर से जा रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आने वाली वीडियोस और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम समझते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन किसकी? नॉन मेटल की। क्या नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं? देखिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं। आपने देखा होगा नॉन मेटल जैसे एक सल्फर होता है, आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना है या कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल। भाई एक बात बताइए, जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये सीधे सीधे एग्जाम्पल्स हैं कि हाँ नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तभी तो ये कंपाउंड बने हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? भाई ये सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की होगी तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, नहीं बना है? ऐसी सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बना है। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक स्पून में अगर आप चारकोल लें, एक कार्बन की फॉर्म होती है ये, उसका आप बहुत तेज हीट करें और जो बचेगा उसके बाद उसमें वाटर डिसॉल्व कर दें। किसी एक बीकर में लेके जो जला हुआ चारकोल है उसको आप बीकर में लेके उसमें वाटर डिसॉल्व कर दें। जब उसको वाटर में आप डिसॉल्व कर दोगे उसके बाद आप उसमें अगर पीएच पेपर डालें, देखिए अगर आप उसमें रेड पीएच पेपर डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड तो रेड ही रहेगा। क्लियर है ना? अगर आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि अगर कोई सॉल्यूशन ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है पीएच पेपर को, तो उसका नेचर क्या होगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा तो उसका नेचर होगा एसिडिक। अब इससे क्या निकल के आता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। इसकी जरा हम रिएक्शन समझ लेते हैं। जैसे कार्बन को आपने जलाया तो वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो बनेगा CO2। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है ना? अगर आप कार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ये चारकोल है, चारकोल में कार्बन होता है, अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो बनेगा CO2। और जब आप CO2 को ये जो बनेगा उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। एक बार चेक कर लेना क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे बैलेंस है। देखिए हम जो हमेशा जो रिएक्शन लिखेंगे वो बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि जितने रिएक्टेंट होंगे एटम्स, जितने रिएक्टेंट में एटम्स होंगे उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए। क्योंकि मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आप 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम किसी भी मैटर को बना नहीं सकते, हम केवल चेंज कर सकते हैं। तो जितने रिएक्शन के टाइम पे थे उतने ही रिएक्शन के बाद में होंगे, इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखिए चेक भी कर लेते हैं एक बार। एरो से इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्लियर है ना? ओके। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 1 और 2 3। इधर भी ऑक्सीजन 3 है। कार्बन कितना है? 1। कार्बन इधर 1 है। देखिए ऑक्सीजन अगर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर इसके 3 लगा हुआ है तो यानी केवल ऑक्सीजन पे है। बात को समझ में आ रही है ना? अगर जैसे OH का होल ट्वाइस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन पे भी हैं 2 और हाइड्रोजन पे भी हैं 2। कब मानेंगे? जब ब्रैकेट लगा होगा तब। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे केवल किस पे है? ऑक्सीजन पे है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब ये जो बना ये पता है कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। यानी अब हमें क्या समझ में आया कि जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे और उसका नेचर एसिडिक होगा। समझ में आ रही है ना अच्छे से बात? अभी हमने समझा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किस किस की? मेटल की समझी और हमने नॉन मेटल की समझी। क्लियर है ना टॉपिक? अब हम समझते हैं रिएक्शन विद वाटर। किसकी रिएक्शन? वाटर से, मेटल की और नॉन मेटल की। क्लियर है ना? अभी हम समझेंगे सबसे पहले मेटल्स की। मेटल वाटर से रिएक्शन करता है या नहीं करता? देखिए अभी हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके देखी, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसका नेचर बेसिक होगा। अब हम समझते हैं रिएक्शन विद वाटर। अब हम अगर मैग्नीशियम को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा?
बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है? अभी ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? चेक करिए, बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 और 2 ये रहे, कितने हो गए? 4। भाई RHS में कितने हैं हाइड्रोजन? 2 ये रहे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो हाइड्रोजन पे भी 2 है और 2 हाइड्रोजन वो रहे, यानी 4। यहाँ पे कितने हैं? ओनली 2। यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, क्योंकि 2 तो लगा हुआ है ना और 2 आगे है तो ये हो गए 4। और ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 2, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है ना, केवल यही है, केवल ये 2, ये ऑक्सीजन जो है। अच्छा, अब ऑक्सीजन कितने हैं? केवल 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये 2 है। क्या समझ में आया? मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपको एक बात बताऊं, सोडियम या पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं कि अगर आप उसको पानी में डालोगे ना तो वो जलने लगेंगे। सच में मेटल्स जो हैं, अगर सोडियम या पोटेशियम को अगर आप वाटर में डालोगे तो वो जलने लगते हैं। इसका क्या रीज़न है कि वो क्यों जलते हैं? ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये जो है ना, ये फ्यूल के भी काम आती है। ये इनफ्लेमेबल गैस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जलती है। जैसे LPG गैस जलती है ना, मीथेन गैस जलती है, यानी जो कंबशन के काम आती हैं, ऐसी ये भी जलती है। जब भी सोडियम या पोटेशियम वाटर से रिएक्शन करता है तो ये गैस बनती है, और ये गैस जब बनती है तो हीट निकलती है। उस हीट वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देती है, जिससे वो जलने लगते हैं। यानी सोडियम या पोटेशियम जब भी आप डालते हो तो वो फायर प्रोड्यूस करते हैं, वो आग प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है ना टॉपिक? ये हमने समझा मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर से होगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। आपने समझा ना कि सोडियम पोटेशियम वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। अगर वो हम वाटर में भी उनको स्टोर नहीं कर सकते, भाई एयर में रखेंगे तो एयर से रिएक्शन कर लेंगे, वाटर में रखेंगे तो वाटर से रिएक्शन कर लेंगे, तो हम किस में स्टोर कर रहे हैं उनको? इसीलिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। बताया ना कि वो केरोसिन ऑयल से रिएक्शन नहीं करते। ये जो मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम है, इनको अगर आप कोल्ड वाटर में डालोगे तब भी ये रिएक्शन करने लगेंगे। मतलब ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर आप मैग्नीशियम को ठंडे वाटर में डालोगे यानी कोल्ड वाटर में डालोगे, उससे रिएक्शन वो नहीं करेंगे। मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा किससे? हॉट वाटर से। इसी तरीके से अगर आप जिंक को हॉट वाटर में डालोगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, यानी वो करता है बॉइलिंग वाटर से। क्लियर है? क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव मेटल है। देखिए, जिंक से कम रिएक्टिव मेटल है कौन सा? आयरन। आयरन ना गर्म पानी से करता है ना बॉइलिंग वाटर से करता है, वो करता है स्टीम से रिएक्शन। ठीक है? कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है, ना ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, ना स्टीम से। ये किसी भी तरीके के वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। आपको बात समझ में आई ना? ये तो थी रिएक्शन विद वाटर्स, किसकी? मेटल्स की। दूसरी बात है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की देखिए, नॉन मेटल जो हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते। ये तो बड़ा इजी हो गया, इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ना कि ये नॉन, याद रखना। देखिए, वाटर से मेटल रिएक्शन करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। इनका जो रिएक्शन करने का जो रेट है वो डिफरेंट है कि नहीं? कोई जल्दी करता है, कोई कोल्ड वाटर से भी कर लेता है, कोई देर से करता है कि नहीं? और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है। लेकिन नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। ये बात आपको याद रखनी है। नॉन मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते, इसका हमें एडवांटेज मिलता है। कैसे? जैसे नॉन मेटल जो फॉस्फोरस होता है वो नॉन मेटल है, वो एयर से तो रिएक्शन करेगा लेकिन वो वाटर से नहीं करेगा। तो उसको एयर से प्रिवेंट करने के लिए, रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसको हम वाटर में रख सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक जैसा है वैसा रहेगा बिना रिएक्शन किए। क्लियर है ना? तो अब हम समझते हैं रिएक्शन विद एसिड, किस किस की? मेटल की एंड नॉन मेटल की। सबसे पहले हम समझेंगे मेटल्स कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर जैसे कोई भी मेटल है, जैसे मैग्नीशियम है, अगर आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो क्या बनेगा? MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कहने का मतलब ये है कि मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करते हैं, और जब भी वो एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस
लिबरेट होती है, यानी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसके कुछ सिंबल्स लिख देते हैं, जैसे ये इनकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वसिक है, ठीक है, ये भी एक्वसिक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो गैस है, इसमें हम लिखेंगे गैस। क्या समझ में आई बात? देखिए इनकी हम फिजिकल स्टेट भी साथ साथ लिखते हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड होता है, एस का मतलब सॉलिड, H2SO4 जो H2SO4 है यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम लेते हैं एक्वस। एक्वस मीन्स एसिड में हम वाटर मिक्स करके तब लेते हैं। ध्यान रखना, वैसे एक बात आपको मैं बता दूं, लेबोरेटरी में काम आने वाली बात है, जब भी आप लेबोरेटरी में एसिड का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा केयरफुली करें, टीचर की प्रेजेंस में ही करें। वैसे तो टीचर आपके साथ रहते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी हम जो है एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे करके एसिड डालते हैं। तो जो एक्वस बनेगा, ये वाला जो सॉरी एसिड जो बनेगा वो एक्वस होता है, यानी वाटर में मिक्स करते हैं हम एसिड को, जिससे उसको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड, यानी हम डाइल्यूट एसिड करते हैं रिएक्शन, क्योंकि वाटर ऐड करने से उसकी रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। फिर ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक्वस बनेगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये मैंने H2 लिखा है और साइड में लिखा है गैस, ठीक है, ये H2 गैस बनेगी, यानी ये है रिएक्शन विद एसिड। हम दूसरा भी कोई एसिड ले सकते हैं, देखिए जो है ये है एसिड H2SO4, कोई और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन है, ये अगर आप HCl से रिएक्शन करोगे, देखो आयरन का पीस सॉलिड होगा, HCl जो है एक्वस लेना है आपको, तो क्या बनेगा FeCl2, ये एक्वस बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है ना, टॉपिक समझ में आ रहा है ना। यानी टॉपिक क्या हुआ कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो कोई एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर है या लेड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से या नाइट्रिक एसिड से। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कॉपर या लेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। ऐसे ही कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। ध्यान रखनी है बात अच्छे से, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। कि हमने मेटल के बारे में समझ लिया, मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और बनता है सॉल्ट। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जनरली एसिड से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज नहीं होती है। देखिए यहाँ पर हॉट कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब ये है कि उसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत कम है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है वो, यानी उसमें एसिड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तब वो रिएक्शन करते हैं, लेकिन उस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। ये तो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड से। देखिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एल्कलीज मेटल का। देखिए मेटल जो है जनरली एल्कली का मतलब समझते हो ना, बेस। जैसे हमने समझा ना अभी रिएक्शन विद एसिड मेटल और नॉन मेटल की, हमने एसिड से रिएक्शन समझी, अब हम समझते हैं बेस से। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बेस से यानी एल्कली से रिएक्शन नहीं करते। समझ में आ रहा है ना। अब ये एल्कली क्यों लिखा है, बेस क्यों नहीं लिखा? देखिए वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली कहते हैं, जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली। अब इन एल्कली के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हम ले सकते हैं KOH या NaOH, ये वाटर सॉल्युबल बेस हैं, इनको हम एल्कली कहते हैं, ठीक है। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन से कुछ जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो मेटल्स हैं वो जनरली एल्कली से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, ये एल्कली से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? आपको एक बात अच्छे से पता है ना, पूरी वीडियो में आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कुछ मेटल्स जल्दी रिएक्शन करते हैं, कुछ देर से करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा देर से करते हैं, या वो रिएक्शन करते ही नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है कि मेटल्स जो हैं कौन कितना जल्दी कर रहा है रिएक्शन। तो उसका मतलब जो जल्दी कर रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो देर से कर रहा है वो कम रिएक्टिव मेटल है। अब ये पूरी आपको सीरीज दी हुई है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज।
अब आप इसमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव मेटल है। अब हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम जिंक की और मैग्नीशियम की बात करें, तब इसमें साफ शो हो रहा है कि मैग्नीशियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है ना टॉपिक? अगर भाई मैं आपसे पूछूं कि आयरन में और कॉपर में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, आप आराम से बता दोगे सर आयरन है, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। बहुत से स्टूडेंट को इस बात में बड़ी टेंशन रहती है कि हमें याद कैसे रहेगा एग्जाम में कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सा कम रिएक्टिव मेटल है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो टॉपिक आने वाला है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो टॉपिक आने वाला है, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत बड़ा रोल है और एग्जाम में आपको ये बनी हुई नहीं आएगी, आपको याद करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में भी इतने मेटल्स नहीं दिए, रिएक्टिविटी सीरीज के आपकी बुक में थोड़ा ज़्यादा मेटल्स दिए हुए हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने एक टॉपिक तैयार किया था, जिस तरीके से मैंने याद की थी मैं उस तरीका आपको बताता हूँ। आपको अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको हिंदी की एक लाइन से आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने एक ये लाइन याद कर ली थी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, यानी ये हमारी 10th क्लास की बुक में टिन नहीं था। यानी अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें टिन नहीं दिया है, मतलब होता है यहाँ पर टिन, लेकिन हमारी बुक में नहीं था, तो हमें टिन का नहीं करना था। वैसे भी टिन बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में काम नहीं आता है। अगर आप इतना भी याद कर लोगे तो आपको बहुत सारे मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। अब ये एक लाइन तो आप याद कर लोगे ना, कौन सी लाइन? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब इससे क्या फ़ायदा मिला? ये सर कौन सी लाइन है? देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये नहीं था हमारे में, टिन का ब्लैंक है। आयरन मतलब ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ये इसका और ये इसका, ये इसका। मीन केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब इससे हम कैसे पहचान करेंगे? भाई केदार मतलब के मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब एन का मतलब सोडियम, पता है ना, सिंबल तो पता है ना, सोडियम का एन ही होता है, ठीक है। केदारनाथ का मतलब कैल्शियम मतलब Ca, ठीक है। माली Mg। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है या कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप काउंट भी कर सकते हो। केदारनाथ का माली यानी का पहले क्या आ रहा है? कैल्शियम, फिर आ रहा है मैग्नीशियम, है कि नहीं? तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? का पहले आ रहा है, उसके बाद आ रहा है माली, यानी का से मतलब कैल्शियम ऊपर आ रहा है और माली से मतलब मैग्नीशियम बाद में आ रहा है। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है? कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अगर हम कहें आपसे कि जिंक और आयरन में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप अपने माइंड में पढ़ सकते हो ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। जरा फीके, जरा से जिंक पहले आ रहा है, फीके बाद में आ रहा है, यानी एफ से आयरन, तो यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, किससे? आयरन से। इससे आपको ये पहचान हो जाएगी। और उसके बाद में ये जो रह गए उनको आप वर्बली याद कर सकते हो। कॉपर AgAgAuPt, इसकी भी लाइन याद कर सकते हो ना, एक सीक्वेंस बना सकते हो। कैसे? CuHgAgAuPt, ठीक है, CuHgAgAuPt। इससे आपको लाइन पता लग जाएगी, ये एक सीक्वेंस याद हो जाएगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जरूर ये काम आएगा। डियर फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये कितनी बेनिफिशियल लगी। आपको ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक बार लिख लीजिएगा इसको कॉपी पे, और 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको ये याद हो जाएगी और जरूर आपको ये काम देगी। सीक्वेंस पता लग रहा है ना इससे? ये तो आपको पता ही है ना कि आलू से Al आ रहा है तो एल्युमिनियम आएगा, इससे आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी आप करोगे तो आपको उसमें एक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी समझाता हूँ। समझ में आ रही है ना? एक मैं आपको एक्टिविटी समझाता हूँ। जैसे आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4। अगर आप लेबोरेटरी में देख पाए तो आप देखिएगा जरूर कि कॉपर सल्फेट क्या होता है। कॉपर सल्फेट जब भी आप हाथ में लोगे तो वो ब्लू कलर का होता है, और जब भी आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। याद रहेगी ना बात कि कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, ये ब्लू कलर का होता है, जब भी आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। आपने क्या किया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी एक्वस है ये,
इसके बाद आपने क्या किया कि इसमें एक आयरन की रॉड डाली, ये एक आयरन की रॉड, ये एक रॉड है आयरन की, ठीक है, ये हमने एक इसमें रॉड पुट कर दी इस तरीके से। आप कुछ टाइम बाद अगर इसे ऐसे ही रखा रहोगे और कुछ टाइम तक, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है ना वो फेड हो जाएगा, और जो आपने आयरन की रॉड उसमें डाली थी ना, तो यहां तक जितनी कॉपर में है वहां तक उस पे आयरन पे एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। अब ये रिएक्शन में क्या हुआ, कहीं ना कहीं रिएक्शन हुई है ना, क्योंकि इसका कलर फेड हुआ है और इस पे आयरन पे ब्राउन कलर की लेयर आ गई, यानी जितना उसमें डिप्ड था, यानी यहां तक आएगी, ऊपर नहीं आएगी, केवल यहां तक आएगी, क्योंकि वाटर से यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन हुई है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्योंकि आपने आयरन की रॉड ये उसमें प्लेस की ना, तो आयरन ने रिएक्शन की, किससे की, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन की। तो इसमें पता रिएक्शन में क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कैसे किया, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं। आपने आयरन की रॉड डाली तो आयरन ही तो हुआ, ये आयरन है, और आपने रिएक्शन की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ये है एक्वस और ये सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। इसके बाद में जब आपने रिएक्शन की तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और साथ में कॉपर निकल गई। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। बात समझ में आ रही है ना, कैसे डिस्प्लेस करता है। देखिए आयरन आपने डाला, आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी वो सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और वो डिस्प्लेस होके आयरन की रॉड पे आ गया, और जो बाद में जो सॉल्यूशन बन जाएगा रिएक्शन के बाद में, ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो होगा FeSO4 का, और कॉपर इसमें से बाहर निकल जाएगा, बाहर ही तो निकला, सॉल्यूशन से निकल के वो आयरन की रॉड पे आ गया। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है ना, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब देखो आप जरा रिएक्टिविटी सीरीज आप बुक में देखिए, आप देखिए आयरन ज्यादा ऊपर है, कॉपर ज्यादा ऊपर है, आप देखोगे तो पता लगेगा कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर से, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। जब आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है अच्छे से। देखिए मैं इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ, जरा समझना जरा ध्यान से। अगर आपने कॉपर लिया और FeSO4 में प्लेस किया एक्वस में, अब आप एक बात बताइए, वीडियो को पॉज करिए और जरा देखिएगा, क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। पता है क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आप जरा देखना इन दोनों में रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, आयरन है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब ये वाला इस वाले से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यानी हमेशा देखो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, यही है मेटल ज्यादा रिएक्टिव, तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मेटल होता जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेस कर पाता। जैसे कॉपर के प्लेस पर अगर आप मैग्नीशियम लोगे तो क्या ये रिएक्शन होगी। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ये है, जब ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो इसके कंपाउंड से आयरन को वो डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन हो सकती है, यानी बनेगा MgSO4 प्लस आयरन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई नहीं आई कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। अब जरा समझिएगा, जैसे मैंने लिया Ag प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्वस हुआ, क्या रिएक्शन होगी। अब आप देखिए कॉपर से ये ज्यादा होगा रिएक्टिव तभी तो डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन सिल्वर जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इसमें नो रिएक्शन, आप लिखोगे नो रिएक्शन। बात समझ में आई ना कि ये जो सिल्वर है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है, तो कोई यहाँ पे कर पाया, यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हुई, यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं हुई। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ समझिएगा, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन है। देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पर देखो
एक्टिविटी सीरीज में सिल्वर नीचे है कॉपर से, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है ना टॉपिक? आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।